हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्ट्रेटेजी, मतलब कि हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं तब हमें कौन कौन सी इफेक्टिव प्रेजेंटेशन की ट्रिक अपनानी होगी, कौन कौन की स्ट्रेटेजी अपनानी होगी, जैसे कि हमारा कम्युनिकेशन सफल रहे या सक्सेस रहे। उसके लिए प्रेजेंटेशन के कौन कौन से पर्पस होने चाहिए, उसमें ऑडियंस एनालिसिस है, ऑर्गेनाइजेशन कंटेंट है, इंट्रोडक्शन है, तो वो सब आज हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्ट्रेटेजी। तो सबसे पहले हम देखते हैं उसकी डेफिनेशन कि इफेक्टिव प्रेजेंटेशन है या ओरल प्रेजेंटेशन है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो एन ओरल प्रेजेंटेशन इज रिलेटिव फॉर्मल काइंड ऑफ अ टेल्क रिक्वायरिंग प्रिपरेशन एंड सम अमाउंट ऑफ राइटिंग। मतलब कि ये प्रेजेंटेशन क्या है, प्रेजेंटेशन हम किसको कह सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन क्या है, वन टाइप ऑफ एक फॉर्मल कम्युनिकेशन ही है। उसमें क्या होता है कि आप थोड़ा सा उसमें आपका प्रेजेंटेशन रहता है और थोड़ा सा उसमें राइटिंग अमाउंट भी रहता है, तो इसको आप प्रेजेंटेशन बोल सकते हो। तो सिंपल आपको इतनी डिफिनेशन याद रखनी है कि एन ओरल प्रेजेंटेशन इज रिलेटिविटी फॉर्मल काइंड ऑफ अ टेल्क रिक्वायरिंग प्रिपरेशन एंड सम अमाउंट ऑफ राइटिंग। तो ये हो गई हमारी ओरल डेफिनेशन की प्रेजेंटेशन किसे कहते हैं, इसकी हो गई हमारी डेफिनेशन। तो अब आगे हम स्टार्ट करते हैं कि हमने जो डेफिनेशन तो देखी कि इफेक्टिव प्रेजेंटेशन किसे कहते हैं, बट अब हम देखेंगे कि इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के कितने पर्पस हो सकते हैं, क्या क्या पर्पस हो सकते हैं, किस किस तरह से हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं या इफेक्टिव प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, या हम इफेक्टिव प्रेजेंटेशन क्यों करेंगे, तो उसके सब पर्पस हम देखेंगे। तो यहाँ पे है डिफाइनिंग पर्पस। तो आइडेंटिफाई टॉपिक, तो हम सब कुछ थोड़े आइडेंटिफाई करते हैं। टॉपिक, टॉपिक इज अ जनरल आउटलाइन ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब कि कोई एक जनरल आउटलाइन ऑफ सब्जेक्ट, मतलब कि हमारे सब्जेक्ट के बाहर आप कोई भी चीज़ प्रेजेंटेशन करना चाहते हो या कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन देना जरूरी होगा। इट शुड अराउंड इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट के भी हो सकता है। इट शुड स्टैंड अलोन एज अ मैसेज, आप अलोन मैसेज भी उसको कुछ देना चाहते हो। इट शुड टेल समथिंग अबाउट द प्रेजेंटेशन, आप प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ कहना चाहते हो। तो ये सब हम देखेंगे। तो अब सबसे पहले देखते हैं उसका पर्पस क्या है कि हम प्रेजेंटेशन करते हैं, क्यों करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द योर पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन टू इन्फॉर्म टू एनालाइज, वन शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू एडजस्ट टू न्यू इनपुट्स एंड एक्सपेक्टेड ऑडियंस रिएक्शन। मतलब कि आप किसी ऑडियंस को इन्फॉर्म करना चाहते हो या किसी का एनालाइज करना चाहते हो या उससे कुछ कहना चाहते हो, तो वहां से आपको कुछ रिस्पॉन्स चाहिए या ऑडियंस का रिस्पॉन्स क्या रहा है, तो वो देखने के लिए हम प्रेजेंटेशन करते हैं। किसी तरह से हम फ्लेक्सिबल उसको सरलता से उसको कुछ कहने के लिए, उसको कुछ दिखाने के लिए या उसका रिस्पॉन्स लेने के लिए, तो वहां पे हम क्या यूज कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन का यूज सकते हैं। तो मतलब कि आपको सिंपल इतना याद रखना है कि आपको जब भी कोई कम्युनिकेशन करनी हो, कुछ जो बिग ऑडियंस है या कुछ ज्यादा ऑडियंस है उसके अंदर आपको कुछ कहना हो, तो वहां पे आप उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं प्रेजेंटेशन के थ्रू या उसको एनालाइज भी कर सकते हैं। साथ साथ में उसका ऑडियंस का जो भी रिएक्शन है वो भी आप चेक कर सकते हैं प्रेजेंटेशन के थ्रू। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंटेशन। अब आगे हम देखेंगे कि एनालाइजिंग ऑडियंस। तो हम ऑडियंस को कैसे एनालाइज करना है, क्यों एनालाइज करना है, तो वो अब हमें देखना है। ये एक गोल्डन आईएमपी लिख लीजिए या कोई भी एक कम्युनिकेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनालाइजिंग, एनालाइजिंग ऑडियंस। तो हम देखते हैं नो योर ऑडियंस, मतलब कि आपको क्या क्या पता होना चाहिए ऑडियंस के बारे में जब आपको प्रेजेंटेशन देनी हो या आपको प्रेजेंटेशन करना हो, तब आपको किस ऑडियंस को कर रहे हो, उसका ऑडियंस का आपको किस किस तरह का एनालाइज होना चाहिए, वो यहाँ पे लिखा है। पहला है व्हाट आर द इंटरेस्ट, मतलब कि वो जो ऑडियंस है वो किस प्रकार या किस प्रकार की चीज में इंटरेस्ट रखता है, क्या उसको लाइक है क्या डिसलाइक है, वो आपको पता होना चाहिए। मतलब कि आप जिस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो प्रेजेंटेशन के लिए, उसको किस चीज में इंटरेस्ट है, किस चीज को वो लाइक करता है, किसको डिसलाइक करता है, वो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। दूसरा है आर दे फेमिलियर विद द टॉपिक, मतलब कि आप जिस टॉपिक पर कम्युनिकेशन करना चाहते हो या प्रेजेंटेशन देना चाहते हो वो इस टॉपिक से फेमिलियर है कि नहीं, वो आपको पता होना चाहिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है कि आपको कंप्लीटली पता होना है, क्योंकि क्या है कि आप जो भी कोई टॉपिक
या इंफॉर्मेशन ऑडियंस को देना चाहते हो प्रेजेंटेशन के जरिए, बट उसकी उतनी कैपेबिलिटी भी नहीं है तो वो समझ सके। इसलिए आपको सबसे पहले उसको चेक करना होगा कि फेमिलियर है ये टॉपिक से या नहीं। उसके बाद है तीसरा, इज देयर एटीट्यूड होस्टलाइट और फ्रेंडली, मतलब कि उसका एटीट्यूड कैसा है, फ्रेंडली है या होस्टलाइट है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। व्हाट्स द साइज ऑफ द ग्रुप, मतलब कि जो आप जिस ऑडियंस के ग्रुप के अंदर प्रेजेंटेशन देना चाहते हो उसकी साइज कितनी है, तो उसके हिसाब से भी आपको पता चल जाएगी कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा या कैसे कैसे आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। उसकी साइज भी एक यहाँ पे दिक्कत कर सकती है, बट आपको उसको पहले से ही ध्यान रखना है कि आपको किस किस जो भी आप ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो उसकी साइज कितनी है, उसकी ग्रुप की साइज कितनी है। एज रेंज, जिस ऑडियंस को या जिस भी व्यक्ति को आप प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो या प्रेजेंटेशन कर रहे हो, तो वो सामने वाली व्यक्ति उसकी एज की रेंज क्या है वो आपको पता होना जरूरी है, ये खास बात है। और दूसरा है जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन होना भी जरूरी है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कितने से कितने रेंज के बीच में ये सब ऑडियंस यहाँ पे इकट्ठा हुई, या कौन कौन सी ऑडियंस को मैं प्रेजेंटेशन करने वाला हूँ, उसकी जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन भी होना जरूरी है। तो ये 5 टॉपिक आपसे सबसे पहले होना जरूरी, आपको पता होना जरूरी थी। आपको ये 5 टॉपिक है वो ऑडियंस में से पहले ही एनालाइज करके रखने होंगे, तो ही आप कंप्लीटली और इफेक्टिव प्रेजेंटेशन कर सकते हो। उसमें से पहला टॉपिक हमने देखा, फिर से हम रिवाइज कर सकते हैं कौन कौन सा टॉपिक है। तो पहला टॉपिक है, जो भी आप ऑडियंस को, जो भी ग्रुप को आप प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हो, वो उस उस ग्रुप को किस चीज में इंटरेस्ट ज्यादा है, किस चीज को ज्यादा लाइक करता है, किस चीज को ज्यादा डिसलाइक करता है, वो आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात है कि आप जिस टॉपिक को प्रेजेंटेशन दे रहे हो वो उसके फेमिलियर है कि नहीं। तीसरा है उसका एटीट्यूड कैसा है, फ्रेंडली है या हॉस्टाइल है। चौथा है उसकी साइज कितनी है, उसका ऑडियंस की साइज कितनी है, वो आपको खास ध्यान में रखना होगा। उसके बाद है उसकी एज रेंज कितनी है, मतलब कि आप जिस ऑडियंस को के साथ आप जिस ऑडियंस के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हो उसकी एज रेंज कितनी है, और जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो भी आपको कंप्लीटली एनालाइज कर लेना है सबसे पहले प्रेजेंटेशन के पहले। तो ये हो गया हमें कुछ पहले से यहाँ पे टिप्स के तरह पे यूज कर सकते हैं कि कौन कौन सी आप टिप्स कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हो, वो भी आपको यहाँ पे दी गई है। ऑल ऑडियंस हैव वन थिंग इन कॉमन, ऑल ऑडियंस के अंदर एक थिंग्स जो कॉमन होती है, कौन सी है वो देखते हैं। दे आर एट द रिसीविंग एंड द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कि वो एक कम्युनिकेशन को रिसीव करने के लिए ही इकट्ठा हुए होंगे। ये बात एक कॉमन रहती, किस प्रकार की चीज वो कम्युनिकेट करेंगे वो नहीं दिक्कत है, बट यहाँ पे एक थिंग्स जो सेम ही रहती है उसका है कम्युनिकेशन, मतलब कि उसकी कम्युनिकेशन है, उसका एंड है, वो कैसी उसकी प्रोसेस कैसी रहेगी वो एक सेम रहेगी। तो ये हो गया हमारा एनालाइजिंग ऑडियंस। उसके अंदर हम ज्यादा देखते हैं नो मोर अबाउट योर ऑडियंस, मतलब कि आपको ऑडियंस के बारे में और ज्यादा माहिती होनी चाहिए और ज्यादा इंफॉर्मेशन एनालाइज करनी होगी। कौन कौन सी, तो ऑडियंस नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, ऑडियंस को किस तरह का नॉलेज है सब्जेक्ट का। डू नॉट रिपीट व्हाट पीपल ऑलरेडी नो, बट यहाँ पे ये चीज आपको खास ध्यान में रखने की, मोस्ट इंपॉर्टेंट या गोल्डन आईएमपी की तरह भी आप यूज कर सकते हो कि कौन कौन सी चीज या कौन कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है ऑडियंस, उस सब्जेक्ट को आपको रिपीट नहीं करना है, उस बात को आपको रिपीट नहीं करना है जो उसे ऑलरेडी पता है, वरना वो बोर हो जाएंगे, वो आपके कम्युनिकेशन में इतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे जितना आप दिखाना चाहते हो या आप बताना चाहते हो। तो सिंपली आपको एक बात याद रखनी है कि वो जिस चीज से प्रभावित है या वो जिस चीज को पहले से ही जानता है उसको आपको रिपीट नहीं करनी है। दूसरी है डू नॉट स्पेंड मच टाइम ऑफ बेसिस, मतलब कि आप बेसिक के अंदर ज्यादा टाइम स्पेंड मत करिए। जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो जब इंट्रोडक्शन है उसका जो बेसिस है उसके अंदर आपको ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, ये भी आपको एक खास बात याद रखनी है। दूसरा है ऑडियंस रिलेशन विथ यू, ऑडियंस का आपके साथ रिलेशन कैसा है वो आपको ज्यादा यहाँ पे प्रभावित करता है आपके प्रेजेंटेशन स्किल के।
तो उसके अंदर भी दो टॉपिक है। पहला है बी क्लियर अबाउट योर रिलेशन विद द ऑडियंस। पहले आपका जो भी रिलेशन है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि ऑडियंस और आपके बीच में क्या रिलेशन है। एग्जाम्पल तरीके से आप ले सकते हो, सुपीरियर भी ले सकते हो या मोटिवेशन भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, बट आपका पहले से ही रिलेशन होता है वो क्लियर होना चाहिए। थिंक अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी इन रिलेशन टू पीपल यू आर एड्रेसिंग। मतलब आप किस तरह का रिलेशन पीपल के साथ रखना चाहते हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और उसकी ऑथोरिटी क्या है, वो आपको पहले से ही ध्यान में रखनी है या आपको सोच के रखनी है। तो ये दो टॉपिक हो गए जो आपको मोर ज्यादा, मतलब कि आपको और ज्यादा आपको याद रखने या आपको पहले एनालाइज करने होंगे। पहला है ऑडियंस नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब कि ऑडियंस को किस सब्जेक्ट का नॉलेज है वो। उसके अंदर दो चीजें, जो ऑडियंस पहले से जानता है उसको आप रिपीट नहीं करोगे और बेसिस के अंदर आप मोर टाइम स्पेंड नहीं करोगे। ये आपको खास ध्यान रखना है। कभी भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो प्रेजेंटेशन के थ्रू, तब ये दो टॉपिक से ये मोस्ट आईएमपी लिख लीजिए। और दूसरा है ऑडियंस रिलेशन विथ यू। ऑडियंस के साथ आपका रिलेशन क्या है वो आपको खास ध्यान में रखना होगा। तो उसके लिए आपको पहले से क्लियर होना होगा कि आपका रिलेशन ऑडियंस के साथ क्या है, एज ए सुपीरियर है, एज ए मोटिवेटर है, क्या है। उसके बाद आप जो भी रिलेशन रखते हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी और ऑथोरिटी क्या होगी वो भी आपको याद रखनी होगी, आपको सोच के रखनी होगी। तो ये हो गई नो मोर अबाउट योर ऑडियंस, कि ऑडियंस का एनालाइज हम कैसे कर सकते हैं। आगे भी हमने देखा, अभी भी हमने देखा, अब आगे है नो मोर अबाउट योर ऑडियंस। आपको ऑडियंस के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए वो अब देखना है। ऑडियंस पार्टिसिपेट वेरियस एज अ फॉलो, मतलब कि जो भी ऑडियंस आपके अंदर या आपके प्रेजेंटेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो किस किस तरह से फॉलो करते हैं आपको, या किस किस तरह से वो कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो वो आपको खास ध्यान में रखना होगा। तो उसके अंदर यहाँ पे पर्पस दिया गया है, एंटरटेनमेंट के अंदर लो है, क्रिमिनल के अंदर लो है, इंफॉर्मेटिव के अंदर मीडिएटर है और प्रेसिसिव के अंदर हाई है। तो ये आपको खास ध्यान में रखनी होगी कि पार्टिसिपेट किस वेरियस, कैसे कैसे पार्टिसिपेट आपके अंदर करेंगे। आपके अंदर जो भी आपका प्रेजेंटेशन है या आपकी कम्युनिकेशन है उसके अंदर कौन कौन से पीपल या कौन कौन से ऑडियंस टारगेट कर रहे हैं, तो उसकी आपको लो और हाई कैपेसिटी में आपको ध्यान रखना होगा। तो ये हो गया हमारा ऑडियंस एनालाइजिंग। तो अब हमने देखना है, आज न्यू टॉपिक है ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट। आगे तो हमने देखा कि ऑडियंस को हम किस किस तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं, क्या क्या चीज ध्यान में रखनी है। उसके अंदर हमने देखा था नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, उसका सब्जेक्ट रिलेशन, उसके आगे देखा था किस किस चीज को लाइक करता है, उसका इंटरेस्ट कौन कौन सा है। उसके बाद हमने देखा कि किस किस ऑडियंस, किस किस टाइप का ऑडियंस आपके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, आपके प्रेजेंटेशन के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। तो अब हमें देखना है ऑर्गेनाइजेशन कंटेंट, कि ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कंटेंट क्या है। ऑलवेज प्रिपेयर मोर मटेरियल देन रिक्वायर एज द विल हेल्प यू फील कॉन्फिडेंट। मतलब कि जो आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो उसके अंदर आपको मोर मटेरियल आपको प्रिपेयर करने के लिए, आपको मोर मटेरियल प्रिपेयर करने पड़ेंगे। मतलब कि आप जिस तरह से ऑडियंस को प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हो तो वहां पे आपको पहले से ही आपके मटेरियल है, आपके एग्जाम्पल है या आपके जो कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन वो आपको पहले से ही प्रिपेयर करके रखना होगा, तो ही आप कॉन्फिडेंट फील कर पाओगे ऑडियंस के सामने। दूसरा है अरेंज योर कॉन्टेक्ट इन टू 3 पार्ट। आप अपने जो कंटेंट है वो 3 पार्ट के अंदर अरेंज कर सकते हो। तो कौन कौन से 3 पार्ट है जिससे आपको आसानी होगी कि आप कोई भी एक प्रेजेंटेशन को सक्सेस करवा सकते हो। सो उसके अंदर पहला है इंट्रोडक्शन। तो जब आप स्टार्ट करते हो अपना कोई प्रेजेंटेशन तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। उसके बाद होगी मेन बॉडी, उसके बाद होगा कंक्लूजन। तो ये क्या है कि अरेंज योर कंटेंट, मतलब कि आपके जो कंटेंट है उसको आप ये 3 पार्ट के अंदर क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। आपके जो भी डॉक्यूमेंटेशन है या आपके जो भी मटेरियल है उसको इस 3 पार्ट के अंदर या आपकी स्पीच को ये 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। उसमें सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन, दूसरा होता है मेन बॉडी और तीसरा होता है कंक्लूजन।
इन अदर वर्ड, say what you want to say it, then say what you are already say। तो आपको जो भी कुछ कहना है तो आपको सबसे पहले उसको अरेंज करना होगा, ऐसा आप कर सकते हो, या आपको ऑलरेडी उसको बोलना पड़ेगा। तो ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन कंटेंट या ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट। उसके बाद है इंट्रोडक्शन ऑफ द स्पीच। अब क्या करना है, इंट्रोडक्शन ऑफ द स्पीच। तो यहाँ पे पहले एक कोट्स लिखा गया है, द ब्रेन स्टार्ट वर्किंग द मोमेंट यू आर बोर्न एंड नेवर स्टॉप अंटिल यू गेट अप टू स्पीक इन पब्लिक। मतलब कि जो ब्रेन है, मतलब कि यहाँ पे आपको क्या कहना चाहते हैं, सिंपली शब्द में, आप जब भी कुछ करना चाहते हो, जब भी कुछ बोलना चाहते हो, तो पब्लिक के बीच में बोलोगे तो वो मोमेंट आपकी सबसे बेस्ट मोमेंट रहेगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द स्पीच। एन इंट्रोडक्शन मस्ट बी ब्रीफ एंड शुड स्टेट द सब्जेक्ट। मतलब कि जो इंट्रोडक्शन है वो क्या होना चाहिए, ब्रीफ के अंदर होना चाहिए और स्टेट द सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके अंदर आपका सब्जेक्ट इन्वॉल्व होना चाहिए, टेस्ट रिलेटेड होना चाहिए आपका इंट्रोडक्शन। इट शुड ऑल्सो कैप्चर अटेंशन, इंस्पायर कॉन्फिडेंस एंड प्रीव्यू द कंटेंट डेट फॉलो। मतलब कि आपको इसके अंदर क्या रखना चाहिए, आपका कंप्लीटली अटेंशन होना चाहिए, आपके इसके अंदर इंस्पायर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, और उसके बाद उसका प्रीव्यू भी एकदम कंप्लीट होना चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इंट्रोडक्शन कहना कैसा होना चाहिए, कैसे कैसे हम कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द स्पीच के अंदर कौन कौन से जो भी पॉइंट्स है, पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको ध्यान में रखने होंगे या आपको उसके साथ के लेकर चलना होगा। तो उसके अंदर है, एन इंट्रोडक्शन मे बी डेवलप इन द फॉलोइंग वेज। मतलब कि आप किस किस तरह से जो इंट्रोडक्शन है वो आप डेवलप कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है आस्क अ क्वेश्चन। आप क्वेश्चन पूछ के भी, आप ऑडियंस को क्वेश्चन पूछ के भी आपका इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो। टेल अ स्टोरी, मतलब कि आप कुछ आपके इंट्रोडक्शन या आपके सब्जेक्ट के अराउंड कोई एक स्टोरी है तो उसको बोलकर भी आप उसका स्टार्ट कर सकते हो। रिफर टू द ओकेजिशन, मतलब कि आप जो ओकेजिशन है उसको रिफर करके भी आप कर सकते हो। यूज अ कोटेंशन, मतलब कि आप कुछ अच्छा सा कुछ सोच कर उसको भी आप कर सकते हो। यूज एन यूनिवर्सल आइडिया ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, मतलब कि आप कॉम्प्रिहेंशन या आइडिया से आप यूज कर सकते हो स्टार्ट। एक्सप्रेशन इट यूजफुलनेस, मतलब कि आपको उसका यूज या उसका जो भी इंपॉर्टेंट है वो भी आप बताकर उसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो। तो मतलब कि आपको यहाँ पे किया गया है कि आपको जो इंट्रोडक्शन है वो कैसे कैसे डेवलप कर सकते हो, किस किस वे से आप उसको कंप्लीटली कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने देखा कि आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछ के भी, उसके बाद स्टोरी कह के भी, उसके बाद कोई ऑक्यूपेशन है तो उसको, ओकेजिशन है तो उसको रिफर करके भी, उसके बाद है कि आप कुछ आइडिया शेयर करके भी कर सकते हो और उसका कुछ इम्पोर्टेंट कह के भी आप स्टार्ट कर सकते हो या डेवलप कर सकते हो आपका इंट्रोडक्शन। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हम कैसे करते, कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये हमने देखा। अब आगे देखेंगे मेन बॉडी ऑफ दिस स्पीच। तो हमने फर्स्ट पूरा किया कि हमें इंट्रोडक्शन कैसे देना है, वो हमने कंप्लीट किया। अब दूसरा है मेन बॉडी ऑफ द स्पीच, मतलब कि जो हमारी जो मेन बॉडी है, जो स्पीच का जो मेन पार्ट है, वो हम कैसे रिप्रेजेंटेशन करें ऑडियंस के सामने, वो मेन रहेगा यहाँ पे। तो उसके अंदर है डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रेजेंटेशन। मेन बॉडी कहाँ पे डिपेंडेंट रहती है, आपके टॉपिक और इंट्रोडक्शन के प्रेजेंटेशन ऊपर। मतलब कि जो मेन बॉडी होती है वो कहाँ पे, आपको टॉपिक, जो आपका सब्जेक्ट है वो, और आपका इंट्रोडक्शन है उसके उस पर डिपेंड रहती है। एनी ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग द मेन बॉडी कैन बी चूज। मतलब कि आप मेनी पैटर्न से आपको मेन बॉडी को एग्जीक्यूट कर सकते हो या आपको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है पहला क्रोनोलॉजिकल, दूसरा है कैटेगरिकल। यहाँ पे दो टाइप से कि आप अपने मेन जो बॉडी है उसको कैसे आप पैटर्न कर सकते हो, आप कैसे ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हो, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन को देखा था। तो वैसे ही यहाँ पे है कि पहला है क्रोनोलॉजिकल और दूसरा है कैटेगोरिकल। तो प्रोफाइल ऑफ एक्स इंस्टीट्यूट, चेंजिंग फेस ऑफ द अर्थ, हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट। मतलब कि आप जब स्टार्ट कर रहे हो अपना मेन बॉडी, तो वहाँ पे आपको एक फ्रेज की तरह भी यूज कर सकते हो कि द प्रोफाइल ऑफ एक्स इंस्टीट्यूशन
चेंजिंग फेस ऑफ द अर्थ या हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट, ऐसा भी आप कुछ एग्जाम्पल से ले सकते हो। और कैटेगरी में क्या है कि रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग, मतलब कि रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इंपॉर्टेंट ऑफ प्रेजेंटेशन, वो भी आप बताकर आप अपना स्टार्ट कर सकते हो मेन बॉडी। तो यहाँ पे हमने देखा कि मेन बॉडी को हम कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं, कैसे अरेंज कर सकते हैं। उसमें पहले देखा क्रोनोलॉजिकल, उसे कैसे हम प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, उसको इंपॉर्टेंट बता के उसको कोई एक हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट जैसी कोई एक स्टोरी बनाकर भी आप प्रेजेंटेशन कर सकते हो या कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो। बट आपको इतना याद रखना है कि जो मेन बॉडी होती है वो किस पे पर डिपेंड रहती है, आपके टॉपिक ऊपर, आपके सब्जेक्ट पे, टॉपिक पर। और दूसरा है कि आपके जो इंट्रोडक्शन दिया है उसके उस पर आपको डिपेंड रहता है ये मेन बॉडी। तो ये हो गई हमारी मेन बॉडी। कॉज एंड इफेक्ट, मतलब कि आप किसी भी इफेक्ट या उसका जो कोई कारण है उसके ऊपर भी आप मेन बॉडी स्टार्ट कर सकते हो, और प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के ऊपर भी आप मेन बॉडी ले सकते हो। मतलब कि यहाँ पे आपको टॉपिक दिए गए हो मेन बॉडी के। तो आगे भी हमने दो टॉपिक देखे, यहाँ पे भी हमने देखे दो टॉपिक, कॉज एंड इफेक्ट, मतलब कि कारण क्या है और उसकी इफेक्ट क्या है, उसके ऊपर भी आप अपनी मेन बॉडी को अरेंज कर सकते हैं। तो उसके अंदर एग्जांपल है इम्पैक्ट ऑफ सिनेमा ऑन चिल्ड्रन। तो वहाँ पे वन ऑफ टॉपिक आपको दिया गया एग्जांपल की तरफ, मतलब कि यहाँ पे पहले क्या किया है कि इम्पैक्ट ऑफ सिनेमा, मतलब कि जो सिनेमा का इम्पैक्ट है वो चिल्ड्रन के ऊपर कैसे रहेगा। तो वहां पे एक वन टाइप ऑफ इफेक्ट दिखा रहा है कि जो चिल्ड्रन है उसके पर सिनेमा की इफेक्ट कैसी रहेगी। तो ये हो गया। इंटरनेट बून और बैन, मतलब कि इंटरनेट अच्छा है या बुरा, वो भी आप वन टाइप ऑफ कोज और इफेक्ट का यहाँ पे हो गया। स्मोकिंग इज यंगस्टर, मतलब कि जो स्मोकिंग है यंगस्टर के अंदर कैसे रहेगी। तो ये वन टाइप ऑफ क्या है कि कोज और इफेक्ट का एग्जांपल हो गया कि आप अपनी जो मेन बॉडी है वो कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कोज और इफेक्ट के जरिए भी स्टार्ट कर सकते हो। उसका जो एडवांटेज है या डिसएडवांटेज के कह के भी आप स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा है प्रॉब्लम सॉल्यूशन, कि साथ में प्रॉब्लम तो है उसके साथ सॉल्यूशन भी है, तो वो भी आप कह सकते हो। उसके अंदर है द ग्लोबल वार्मिंग, तो वो वन टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, तो उसके सॉल्यूशन के ऊपर आप दे सकते हो अपनी स्पीच। दूसरा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मतलब कि जो पॉपुलेशन है तो उसका एक्सप्लोजन है, वन टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। बट अब हम उसे कैसे सोल्व कर सकते हैं या उसका सॉल्यूशन कैसे ला सकते हैं, तो उसके अंदर भी हम एक स्पीच दे सकते हैं मेन बॉडी के अंदर। तो ये वन टाइप ऑफ आपके सब्जेक्ट पर डिपेंड रहेगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपने चूज किया है या आप कौन सी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो उसकी तरह से आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया हमारे मेन बॉडी ऑफ द स्पीच। उसके अंदर हमने देखा क्रोनोलॉजिकल, उसके अंदर आपने देखा कि कोई एक आप हिस्ट्री की तरह या स्टोरी की तरह भी आप स्टार्ट कर सकते हो, या कौन कौन से टॉपिक पे आप ले सकते हो। उसके बाद लिखा कैटेगरी वाइज, मतलब कि रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग, मतलब कि आप उसको इम्पोर्टेंट दिखाकर आप कर सकते हो। उसके बाद हमने देखा कॉज और इफेक्ट, तो कॉज और इफेक्ट टाइप पे भी आप इंट्रोडक्शन दे सकते हो, अपनी मेन बॉडी स्टार्ट कर सकते हो या अपनी स्पीच दे सकते हो। उसके बाद देखा प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है, तो उसका सॉल्यूशन के ऊपर आप भी क्या दे सकते हो, स्पीच दे सकते हो या प्रेजेंटेशन दे सकते हो। तो ये हो गया हमारा मेन बॉडी ऑफ द स्पीच, मतलब कि स्पीच के अंदर मेन बॉडी हम कैसे कैसे अरेंजमेंट कर सकते हैं। उसके बाद है कंक्लूजन, मतलब कि हमने पहले देखा इंट्रोडक्शन कैसे करते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि मेन बॉडी के अंदर हम क्या क्या करेंगे, उसको किस टाइप के अरेंजमेंट करेंगे, किस किस तरह से कॉज और इफेक्ट की तरह से करेंगे या कोई दूसरे वे से करेंगे। तो अब हमें देखना है कि कंक्लूजन, मतलब कि हमारी जो स्पीच है वो कंप्लीट होने के बाद उसका जो भी कोई कंक्लूजन है, मतलब कि सारांश है, तो वो हम कैसे क्या करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे, कैसे हम स्पीच के अंदर अपना वो रखेंगे, अपनी बात रखेंगे, उसका कंक्लूजन रखेंगे। तो वो हमें देखना है। तो यहाँ पे पहले स्टार्ट करते हैं। अ स्पीच इज लाइक अ लव अफेयर, एनी फॉल कांट स्टार्ट वन बट टू एंड रिक्वायर कंसिडरेबल स्किल, मतलब कि जो स्किल है, जो ये कंक्लूजन है या कोई स्पीच है, वो क्या है कि वन टाइप ऑफ लव अफेयर की जैसा है कि स्टार्ट तो हो जाता है, बस उसके अंत के लिए कोई एक कंक्लूजन होना जरूरी है, उसका कोई एक भावार्थ होना जरूरी होता है।
यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, मतलब कि कंक्लूजन क्या है वो अब देखते हैं। द कंक्लूजन ऑफ स्पीच इज ऑलमोस्ट एज इम्पोर्टेंट एज द बिगिनिंग बिकॉज पीपल टू रिमेम्बर व्हाट दे हियर फर्स्ट एंड लास्ट। मतलब कि जो ये कंक्लूजन है ना, वो हमारा बिगिनिंग सेक्शन की तरह ही है। जितना हमारा बिगिनिंग सेशन, मतलब कि जितना हमारा इंट्रोडक्शन इम्पोर्टेंट है हमारी प्रेजेंटेशन के अंदर, हमारे कम्युनिकेशन के स्किल के अंदर, जितना हमारा जो बिगिनिंग सेक्शन है वो इम्पोर्टेंट है, वैसे ही हमारा जो लास्ट सेक्शन है, कंक्लूजन सेक्शन उसको बोल सकते हैं, तो वो भी हमारा बहुत जरूरी है। क्योंकि जो पीपल होते हैं वो मेन टू चीज पर फोकस करते हैं आपके प्रेजेंटेशन के अंदर। फर्स्ट होता है आपका बिगिनिंग सेक्शन और दूसरा लास्ट होता है आपका लास्ट सेक्शन, मतलब कि आप जब कंप्लीट करो तो ये दो ही जो टॉपिक है वही पीपल रिमेंबर, मतलब कि याद रखता है, उसको यही याद रखता है। तो आपको कंक्लूजन और जो इंट्रोडक्शन है वो आपको कंप्लीटली इफेक्टिवली बनाने होंगे, तो ही आप ये कम्युनिकेशन सक्सेस बना सकते हैं। द एंडिंग ऑफ द स्पीच शुड बी ब्रीफ एंड फोर्सफुली, मतलब कि जो भी हमारी एंडिंग है, हमारा जो भी कंक्लूजन है स्पीच का, वो एकदम ब्रीफ में होना चाहिए, एकदम कम्युनिकेशन एक अमेजिंग होना चाहिए, मतलब कि एकदम डिटेल में होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए और एक फोर्सफुली होना चाहिए। मतलब कि वन टाइप ऑफ क्या कह सकते हैं हम, फोर्सफुली उसको अमल में ला सके वैसा कुछ हमें करना चाहिए, तो वैसा हमारा कंक्लूजन होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा कंक्लूजन ऑफ द स्पीच। अब आगे देखते हैं कंक्लूजन के अंदर हम कैसे कैसे टाइप के हम अरेंजमेंट कर सकते हैं, उसके अंदर हम कैसे चेंजेस कर सकते हैं वो अभी देखना है। तो इंडिकेट दैट यू आर रीच्ड द एंड विथ वर्बल क्लू, मतलब कि आप वर्बल क्लू के इंडिकेट करके आपको एंड तक पहुंचना है। किस किस तरह के वर्बल क्लू है, तो इन कंक्लूजन, मतलब कि आपको जब भी कंक्लूजन बताना हो तो वहां पे आप बोल सकते हो इन कंक्लूजन टू सम अप, मतलब कि ये सम होने के बाद लेट मी कंक्लूड और बिफोर आई कंक्लूड। तो ये सारे जो चार, ये फोर जो हमारे स्पेल है या हम बोल सकते हैं उसको वर्ड, उसके साथ हमारे जो क्लू है ये, उसको हम बोल सकते हैं क्लू। ये चार है उसको हम बोल सकते हैं, ये फोर क्लू है, उसके इंडिकेट करके ही हम हमारी स्पीच का एंड तक पहुंच सकते हैं। यूज समरी ऑफ योर स्पीच, मतलब कि आपकी स्पीच की जो भी समरी है वो आप वहां पे रख सकते हो कंक्लूजन के अंदर। मेक एंड अपील, मतलब कि वहां पे आप अपील भी कर सकते हो। एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट, मतलब वहां पे आप एक पॉजिटिव नोट भी दे सकते हो। तो मतलब कि आप जब कंक्लूजन तक पहुंचोगे तो वो कैसे कैसे पहुंचोगे, तो यहाँ पे आपको वर्बल क्लू दिए गए हैं, वो वहां तक आप पहुंचने के लिए वर्बल क्लू का यूज कर सकते हो। उसके बाद है आप जो कंक्लूजन कर रहे हो उसके अंदर आपकी स्पीच की समरी आ जानी चाहिए। उसके बाद आप उसके अंदर अपील भी कर सकते हो ऑडियंस को, मेक श्योर आप अपील भी कर सकते हो कि आपको अब से ये करना होगा, या ऐसी कुछ अपील कर सकते हो, ऑडियंस के एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। उसके बाद है कि पॉजिटिव नोट्स भी आप ऑडियंस को कंक्लूजन के अंदर प्रोवाइड करना चाहिए कि हमें जब आने वाले समय में कुछ ऐसा करना चाहिए। एनवायरमेंटल आपको कोई टॉपिक हो तो वहां पे आपको कहना चाहिए कि हमें जो ट्री है उसका बढ़ाना चाहिए, उसको हमें ज्यादा तो ग्रो करने चाहिए, उसको कट कम करने चाहिए। तो ऐसा सब हम पॉजिटिव नोट्स भी देके हम कुछ कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो गया कंक्लूजन। तो हमने यहाँ पे 3 टॉपिक्स देखे, तो हमने यहाँ पे 3 टॉपिक्स देखे। पहला देखा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब कि हम इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे, वो हमारा मेन पॉइंट होता है। उसके अंदर हम कौन कौन से ट्रिक यूज कर सकते हैं, कौन कौन से पार्ट में अरेंजमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा मेन बॉडी। तो हम मेन बॉडी जो स्पीच की है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें। उसके बाद हमने देखा कि कंक्लूजन, तो कंक्लूजन को हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट करें अपने ऑडियंस के सामने। तो अब हम देखेंगे विजुअल एड्स, कि जो हमारा विजुअल एम है और एड्स है वो क्या है। तो स्पोकन वर्ड आर implemental and because of the limitation speech often needs strong visual support, मतलब कि जब आपकी जो स्पीच है वो एक लिमिटेशन होती है या उसकी कुछ लिमिटेशन के लिए आप कुछ स्ट्रॉन्ग विजुअलाइज सपोर्ट कर सकते हो। मतलब कि आपको जब कुछ ही ऑडियंस को या कुछ ही ग्रुप को आपको प्रेजेंटेशन के अंदर कुछ ज्यादातर आपको फोर्सफुली दिखाना है या आपको बताना है या उसको इंफॉर्मेटिव करना है, तो वहां पे आप किसी किसी का
चीज का यूज कर सकते हो या विजुअल एड्स का यूज कर सकते हो। तो कौन कौन से विजुअल सपोर्ट आपके पास वहां पे मिलेंगे या अवेलेबल होंगे, तो वहां पे आप हो गए हैंड आउट। आप हैंड आउट कर सकते करके भी आप क्या कर सकते हो, उसके माइंड में एक विजुअल सपोर्ट क्रिएट कर सकते हो। दूसरा है चौक बोर्ड, मतलब कि चौक बोर्ड की मदद से भी आप उसके अंदर एक विजुअल इमेज क्रिएट कर सकते हो ऑडियंस के अंदर। फ्लिप कैरेक्टर या फ्लिप चार्ट, मतलब कि फ्लिप चार्ट आप उसको बताकर भी आप उसको विजुअल क्रिएट कर सकते हो, उसके इमेज उसके माइंड के अंदर आप इमेज क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद है ओवरहेड प्रोजेक्टर, मतलब कि आप प्रोजेक्टर में दिखाकर भी आप कह सकते हो, और पीपीटी स्लाइड के जरिए भी आप उसको कंप्लीटली प्रेजेंटेशन या आपका जो भी मोटिव है या आपका जो भी बॉडी है, मेन आपका गोल है, वो आप क्रिएट करवा सकते हो या उसको विजुअलाइज करवा सकते हो। उसके बाद है चार्ट एंड टेबल, तो चार्ट एंड टेबल के जरिए भी आप दिखा सकते हो। तो ये हो गए हमारे विजुअल एड्स। तो विजुअल एड्स का मेन यूज कहाँ पे होता है कि आपका कोई इसको स्ट्रांगली इफेक्ट उसके माइंड के अंदर आपका कोई स्ट्रांगली इफेक्ट क्रिएट करना है, आपकी बात का कोई स्ट्रांगली इफेक्ट क्रिएट करना है, तो वहां पे आप ये विजुअल सपोर्ट यूज कर सकते हो। उसके अंदर कौन कौन से है, तो पहला हैंड आउट्स करके आप उसको उसको नोक कर सकते हो। उसके बाद है चौक बोर्ड का यूज करके भी आप उसके माइंड में इमेज क्रिएट करवा सकते हो। फ्लिप चार्ट का यूज कर सकते हो, ओवरहेड प्रोजेक्टर में दिखा के भी आप कह सकते हो, पीपीटी स्लाइड का यूज कर सकते हो, और चार्ट एंड टेबल तो ये भी यूज कर सकते हो आप विजुअल एड्स के अंदर। तो ये हो गया हमारा विजुअल एड्स। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट ऑफ विजुअल एड्स, मतलब कि हमने जो भी विजुअल विजुअल एड्स यहाँ पे देखे उसका इंपॉर्टेंट क्या है, वो कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, उससे हम क्या क्या करवा सकते हैं, वो सब हमें देखना है। तो पहला है इंक्रीज इंटरेस्ट इन ऑडियंस। इंक्रीज इंटरेस्ट इन ऑडियंस, ऑडियंस के अंदर आपको आपका जो इंटरेस्ट है उसको इंक्रीज करवाने के लिए आप वहां पे यूज कर सकते हो। आप उसको ग्रोथ करवा रहे हैं या आपको जो ऑडियंस है उसको मोटिवेट करना है, उसको इंटरेस्ट इसके अंदर दिखाना है, तो वहां पे आप ये विजुअल एड का यूज करके कर सकते हैं। इल्यूस्ट्रेट की पॉइंट, कोई भी की पॉइंट है वो आपको इल्यूस्ट्रेट करवाना हो, आप अलग से उसको माइंड में उसकी जगह क्रिएट करवानी हो तो भी वो करवा सकते हैं। सिंगल ट्रांजिशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन टू टेक्स्ट, मतलब कि आप जब सिग्नल ट्रांजेक्शन का यूज करके ये आप अपना प्रेजेंटेशन अपने टेक्स्ट पे दिखा सकते हो या आप करवा सकते हो। इंक्रीज इम्पैक्ट ऑफ द मैसेज, मतलब कि आपको उस मैसेज देना चाहते हो, उस मैसेज की जो इम्पैक्ट है उसको कैसे इंक्रीज करवाए, जो ऑडियंस के अंदर उसको कैसे हम ज्यादातर उसका मैसेज ग्रो ऑन हो, तो उसके लिए हम विजुअल एड का यूज कर सकते हैं। हेल्प लिसनर रिटेन इंफॉर्मेशन, मतलब कि आपको इंफॉर्मेशन रिटेन करनी हो लिसनर के साथ, तो वहां पे भी आप करवा सकते हो। हेल्प यू टू प्रेजेंट आइडिया विदाउट डिपेंडिंग ऑन नोट्स, मतलब कि नोट्स के डिपेंड करने, नोट्स पे जब आप डिपेंड नहीं करते हो, वहां पे आपको आइडिया बताना है बट आपको नोट्स का यूज नहीं करना है, तो वहां पे आप जो विजुअल एड्स है उसके जरिए आप अपने जो प्रेजेंटेशन आइडिया है या अपना कुछ खुद का आइडिया है वो ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करवा सकते हो कंप्लीटली। बेटर ऑप्शन इन केस ऑफ लैंग्वेज एसेंट प्रॉब्लम, मतलब कि जब आपको कोई लैंग्वेज दिक्कत आ रही है, कोई दूसरी दिक्कत आ रही है, तो वहां पे आप बेस्ट ऑप्शन की तरह पे विजुअल एड्स का यूज कर सकते हो। मतलब कि कोई भी लैंग्वेज में लिखा हुआ वो कोई दिक्कत कर सकता है, बट वो कुछ कोई इमेज या कोई आप विजुअल इफेक्ट उसको दिखा रहे हैं तो वहां पे उसका माइंड कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये सारे हो गए हमारे विजुअल एड्स की, कौन कौन से विजुअल एड्स का इंपॉर्टेंट है, इंक्रीज इंटरेस्ट कर सकते हैं, इल्यूस्ट्रेट की पॉइंट्स कर सकते हैं, उसका जो सिंगल ट्रांजेक्शन का यूज कर सकते हैं, इंक्रीज इम्पैक्ट ऑफ द मैसेज, आपके मैसेज का जो इम्पैक्ट है उसको इंक्रीज करना है, ग्रो करना है या लोगों तक पहुंचाना है, तो वहां पे यूज हो सकता है। उसके बाद हमने देखा कि आपका आइडिया जो है प्रेजेंटेशन करना है, आपको प्रेजेंट करवाना है, उसको उसकी इम्पैक्ट ज्यादा करवानी है, तो वहां पे आपको विजुअल एड का यूज कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट। तो आज हम पहले से देखेंगे कि क्या क्या पढ़ा है हमने। तो सबसे पहले हमने पढ़ा है कि ओरल प्रेजेंटेशन क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन दी, मतलब कि जो ओरल है वो क्या एक फॉर्मल टाइप सी है, उसके अंदर आप अपना प्रेजेंटेशन और एक
आप अपना प्रेजेंटेशन और अपना जो राइटिंग अमाउंट है उसका यूज करके आप प्रेजेंटेशन कंप्लीटली दे सकते हो। उसके बाद हमने देखा उसका पर्पस क्या है, कौन कौन से पर्पस है। उसके बाद हमने देखा आपको ऑडियंस को कैसे कैसे इनिशियलाइज करना है, मतलब कि एनालिसिस करना है, आपको ऑडियंस को कैसे कैसे एनालिसिस करना है वो हमने देखा। उसके अंदर भी हमने ज़्यादातर टॉपिक देखे कि ऑडियंस को कौन कौन से सब्जेक्ट पता होने चाहिए या है उसको आप रिपीट नहीं करोगे। उसके बाद है जो भी बेसिक है उसके अंदर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करोगे। उसके बाद आपका ऑडियंस के साथ रिलेशन कैसा है, उसके बाद पार्टिसिपेशन किया हुआ उस ऑडियंस किस किस तरह के है वो भी देखा। ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट के बारे में हमने देखा कि कौन किस किस तरह से हम अपनी स्पीच को अरेंजमेंट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन के अंदर हमने डीप में देखा। उसके बाद इंट्रोडक्शन के अंदर देखा, उसके बाद मेन बॉडी देखी, वहाँ पे हम किस किस तरह से अरेंजमेंट कर सकते हैं। कंक्लूजन देखा, कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन जो मेन है, जो हमारे मेन गोल होने चाहिए वही है। उसके बाद ये विजुअल एड्स का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी तरह से यूज़ कर सकते हैं, उसका इम्पोर्टेंट क्या होता है, ये सब हमने आज के लेक्चर में देखा है। तो आज का लेक्चर के अंदर आपको यहाँ पे असाइनमेंट दिया गया है, उस दोनों क्वेश्चन को आपको लेक्चर कंप्लीट करने के बाद फिलअप करने होंगे। थैंक यू।